तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी वीएसईपीआर थ्योरी एंड पी ब्लॉक। वीएसईपीआर अनडाउटेडली एक केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, बट उसके एप्लीकेशंस जब भी आप करेंगे तो पी ब्लॉक में ही आपको उसके एप्लीकेशंस करने होंगे। 11th में भी कुछ टॉपिक ये हैं, 12th में भी कुछ टॉपिक ये हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते तो भी ये टॉपिक कुछ होते, एमएससी के हैं तब भी ये टॉपिक हैं, आप जेएम के दे रहे हैं तब भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जेआरएफ के लिए दे रहे हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट है, आप रिसर्च स्कॉलर हैं कोई तब भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब हर क्लास के स्टूडेंट के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी इंपॉर्टेंट है। फर्क है सब लोगों का अपना अपना लेवल है। यदि लोग 11th 12th में करते हैं तो सिंपली स्ट्रक्चर में वो कुछ टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वगैरह में ज्यादा काम करते हैं। यदि वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं तो थोड़ा सा उसमें ट्रायगोनल बायपिरामिडल पर ज्यादा काम करते हैं, स्क्वायर पिरामिडल पे भी काम करते हैं। एमएससी वाले स्टूडेंट हैं तो डोडेकाहेड्रल स्ट्रक्चर वगैरह पर भी काम करते हैं। कहने का मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल है ये थ्योरी। और सबसे बड़ी बात है पी ब्लॉक का कंटेंट इसमें अपन ऐड करने वाले हैं, जिसके कारण ये कॉम्पिटिटिव बन जाता है और कंपटीशन में इसका आना 100% श्योर है। पहले इस थ्योरी का फुल फॉर्म लिखा जाए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, कैपिटल ही लिखिए, रिपल्सन थ्योरी। किसी भी थ्योरी को हम लोग पहले मेंशन करते हैं कि आखिर उसको किसने दिया और उसके हिस्ट्री पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सिस्विक पॉवेल थ्योरी। सिस्विक पॉवेल थ्योरी का ये एक्सटेंशन 1934 में सिस्विक पॉवेल थ्योरी आया था। वीएसईपीआर एक्सटेंशन है सिस्विक पॉवेल थ्योरी का। वीएसईपीआर गिवन बाय गिलेस्पी एंड नाइलोन। गिलेस्पी एंड नाइलोन इन दो साइंटिस्ट के द्वारा ये दिया गया था 1954। आप सोचो कि ये सिस्विक पॉवेल थ्योरी का एक्सटेंशन है, ये 34 में आया, ये 54। आखिर ये थ्योरी का काम क्या है? रिलेटेड विथ ज्योमेट्रीज of covalent molecules. What is geometry? What does it mean? What does it mean? Covalent molecules की ज्योमेट्री से संबंधित है। That is three-dimensional arrangements of वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अच्छे से देखोगे आप, क्या मतलब हुआ? ये थ्योरी रिलेटेड है कोवेलेंट मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री से। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, आप जरा अच्छे से देखोगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में दो चीजें आती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में दो चीजें आती है, एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो दूसरी चीज आती है that is lone pair of electrons। आप जानते भी bond pair of electrons and जो second thing is lone pair of electrons, ये दो चीजें आती है।
ठीक से समझा दे रहा हूं मैं। बॉन्ड पेयर आप जानते हो और लोन पेयर भी आप जान रहे हो। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर होते हैं, यहां दो इलेक्ट्रॉन एक सेंटर होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस। सेंटर मतलब न्यूक्लियस। तो बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर होते हैं और लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन बट एक सेंटर। न्यूक्लियस की संख्या सिर्फ एक। देखिएगा अच्छे से। अब सिज्विक पॉवेल ने शुरू में बोला था, आप उसको देख लो। सिज्विक पॉवेल थियरी जो थी, यह थियरी दोनों को एक ही तरह का कंसीडर करता है। कंसीडर्स इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छे से देखोगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों को का इक्विवेलेंट इफेक्ट वो लेती है, दोनों एक जैसा। हम लोग समझ सकते हैं कि ये आज के डेट में कहीं से भी जस्टिफिएबल नहीं है, क्योंकि अपन सीधा सीधा बोलते हैं कि लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए होता है बॉन्ड पेयर से। लोन पेयर में ज्यादा कैरेक्टर होता है बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में, इसलिए आज के डेट में हम लोग इस चीज को कंसीडर नहीं कर सकते। पहले बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट लोन पेयर के इक्विवेलेंट लिया गया, इसीलिए मॉलिक्यूल में उन्होंने जैसा सोचा उस तरीके का नहीं आया तो वो फेल हो गया। सोचा दोनों में तो दो ही इलेक्ट्रॉन, इस वजह से। लेकिन बाद में जब इसका एक्सटेंशन बना VSEPR थियरी जब डेवलप हुआ, तो यहां पे कंसीडर्स bond pair, lone pair of electrons always occupying more spaces than a bond pair of electrons. क्यों जी? As two electrons of lone pair, लिखना जरूरी भी नहीं था, two electrons of lone pair get polarized by a single nucleus. एक ही न्यूक्लियस के द्वारा वो पोलराइज होता है, जबकि बॉन्ड पेयर का दो इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के द्वारा पोलराइज होता है। तो VSEPR क्या कंसीडर करता है? VSEPR क्या कंसीडर करता है कि बॉन्ड पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन है, बट जो लोन पेयर का दो इलेक्ट्रॉन और जो बॉन्ड पेयर का दो इलेक्ट्रॉन, दोनों में डिफरेंस क्या है? लोन पेयर वाले दो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के द्वारा पोलराइज और हेल्ड है, बट बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियस के बीच में, इसीलिए बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो लोन पेयर ना, वो क्या बोलो, आवारा इलेक्ट्रॉन्स की तरह है, वो बहुत फैला हुआ है, उसको फैटी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलते हैं, फैटी बोलते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर को थीन बोलते हैं हम लोग, और लोन पेयर को फैटी बोलते हैं हम लोग। ये डिफरेंस थोड़ा सा लेते हैं। वो स्पेस में फैलता है क्योंकि एक ही न्यूक्लियस के द्वारा हेल्ड है, तो इधर स्पेस में फैल सकता है लोन पेयर। तो लोन पेयर काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है बॉन्ड पेयर की तरह। VSEPR दोनों को इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं करती है, सिज्विक पॉवेल थ्योरी इक्विवेलेंट कंसीडर करती थी। तो हमने लिखा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, अभी थ्योरी पर हम लोग नहीं गए हैं। हमने लिखा कि एक्सटेंशन सिज्विक पॉवेल थ्योरी का VSEPR गिवन बाय गिलेस्पी एंड नैलोम 1954 में, और गिलेस्पी एंड नैलोम की बुक भी आती है केमिकल बॉन्डिंग की, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अलग लेवल की चीजें उसमें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारा चीज जो कंफ्यूजन होता है केमिकल बॉन्डिंग में, वो उस बुक में बहुत सारी चीजें हमने भी सीखी है कि बहुत अलग लेवल की। पढ़ सकते हो, मिल भी सकता है, अमेज़न वगैरह पे भी मिल जाएगा। फिर हमने लिखा कि ये रिलेटेड है, ये थियरी ज्योमेट्रीज ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल से। ज्योमेट्री किसको बोलते हैं अपन? मतलब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स मींस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने बोला, दोनों को दिखाया, हमने बोला कि सिज्विक पॉवेल थ्योरी में दोनों का इक्विवेलेंट इफेक्ट कंसीडर किया गया, जबकि VSEPR में क्लियरली बोला गया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो ज्यादा स्पेस लेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। आप फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं।
किसी का कोई डाउट है यहां तक तो बताइए, किन्हीं का भी कोई डाउट यहां तक नहीं है? अभी कुछ वैसा पढ़ाया भी नहीं कि डाउट होना चाहिए, फिर भी हो तो पूछ लीजिए। आइए अब हम लोग वीएसईपीआर के पॉइंट्स को लिखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। वीएसईपीआर फेवर्स बेंट्स रूल, अच्छे से ये बेंट्स रूल को फेवर करता है। बेंट्स रूल आपको याद होगा, इसमें दो तीन बातें होती हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड। बेंट्स रूल में और भी बातें होती हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर, बॉन्ड पेयर से ज्यादा लोन पेयर, इसमें और भी बातें होती हैं। ऑर्बिटल जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, वहां एस कैरेक्टर कम होते हैं। लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किस ऑर्बिटल में? इन द ऑर्बिटल which gets connected with high electronegative element। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको मैंने पढ़ाया है बेंट्स रूल बहुत अच्छे से। तो वीएसईपीआर बेंट्स रूल में बताया था आपको कि अगर कोई एक सेंट्रल एटम है, इसके बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, तो अगर आप एक में लिखते हो, एक को अटैच करते हो एक्स से और एक को वाई से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की अगर काफी ज्यादा है ए से, वाई की अगर काफी ज्यादा है ए से, तो मैंने ये बोला था कि यहां पर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो कम होगा रिलेटिवली। और अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा है ए की, मतलब इससे ज्यादा है ए की बट इसकी ज्यादा है इससे, तो इसमें परसेंटेज एस कम और इसमें परसेंटेज एस ज्यादा, क्योंकि मैंने बोला था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने तरफ खींचेगा, कम खींचेगा जब इसमें एस कैरेक्टर कम होगा। तो हमेशा वैसा ऑर्बिटल जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है, वहां पर परसेंटेज एस कम, यही बेंट्स रूल है। तो बेंट्स रूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है बहुत डिटेल में, बेंट्स रूल पीछे डिस्कस की जा चुकी है। तो वीएसईपीआर बेंट्स रूल को फेवर करता है। चलिए वीएसईपीआर क्या कहता है? थ्री डायमेंशनल arrangements of valence shell electron pairs is based on minimum or least possible repulsions among these pairs, which results maximum stability to molecule। सिंपल है चीजें, कुछ है नहीं यहां तक लिखा हुआ, जो मैंने बोला वही चीजें लिखा हुआ। क्या लिखा मैंने? जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है ये वैलेंस पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स का जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है,
ये बेस्ड है, ये अरेंजमेंट जो है वो बेस्ड है किस पर? तो लिस्ट पॉसिबल रिपल्शंस अमॉन्ग दीज पेयर्स, मिनिमम पॉसिबल रिपल्शंस अमॉन्ग दीज पेयर्स, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन कम से कम, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन कम से कम हो, तो जाहिर सी बात है रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगे तो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो इसमें कोई बड़ी बात तो बोली नहीं गई है। व्हिच रिजल्ट्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी, अरेंजमेंट्स बेस्ड होंगे मिनिमम पॉसिबल रिपल्शंस पर, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम होंगे तो स्टेबिलिटी ऑलरेडी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब यहां से हम लोग कहते हैं कि रिपल्शंस इफेक्टिवनेस ऑफ repulsive forces among valence pair of electrons या valence shell electron pairs, अगर इसमें अपन बात करें तो चूंकि सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है लोन पेयर, तो एलपी एलपी रिपल्सन ये सबसे भारी और डोमिनेटिंग होगा, तब एलपी बीपी और फिर सबसे कम होगा बीपी बीपी रिपल्सन। आप समझ पा रहे हैं? आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने बोला सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर्स के बीच, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, फिर बॉन्ड पेयर, क्योंकि जाहिर सी बात है क्यों ऐसा होगा, क्योंकि लोन पेयर आपका स्पेस काफी ज्यादा लेता है। किसके रिस्पेक्ट में? बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में लोन पेयर काफी ज्यादा स्पेस लेता है। आप यहां लिखोगे एज space occupied by lone pair is much larger and wider than, काफी बड़ा और चौड़ा होगा, than that occupied by a bond pair of electrons। आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा होगा कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा क्रिएट करेगा, क्योंकि दोस्त लोन पेयर का जो एरिया है वो काफी वाइडेंड एरिया है, काफी फैला हुआ एरिया है। लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपन फैटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फैटी डेंसिटी बोलते हैं। तो लोन पेयर जितना रिपल्सन क्रिएट करेगा आपस के इलेक्ट्रॉन्स के बीच, उतना बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्रिएट नहीं करेगा। तो हमने इसीलिए लिखा कि एलपी एलपी रिपल्सन, उसके बाद एलपी बीपी, एंड देन सबसे जो लिस्ट इफेक्टिव रिपल्सन होगा दैट विल बी बीपी बीपी रिपल्सन। सेकंड जो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन होगा वो फिर से, जो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन होगा वो फिर से that will be more effective than single bond repulsion, that will be more effective than single bond repulsion। देखो भाई थियरी यही है VSEPR की, VSEPR की बेसिक थियरी यही है, बट इसका एप्लीकेशन जब आप पी ब्लॉक में करोगे मजा तब आएगा। तो अगर आपको VSEPR को अब अच्छे से समझना है तो अपने को अब इसके एप्लीकेशंस करने हैं, किसमें? पी ब्लॉक में जाके मॉलिक्यूल्स लेने हैं और एप्लीकेशंस करने हैं। फिर क्या करना है? इसे हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्ट करना है और डिफरेंट ज्योमेट्रीज पर हमें काम करना है। तो आप इस पेज का स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट लो। इस पेज में बेसिकली बस ये हमने लिखा है कि VSEPR फेवर करेगा आपके बेंड्स रूल को। इस पेज में बेसिकली हमने ये लिखा है बेंड्स रूल क्या है कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड लेते हैं एस कैरेक्टर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है लोन पेयर में। हमने लिखा है कि एस कैरेक्टर कम कहां पे होता है, तो वैसे ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल कनेक्ट हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। हमने बहुत अच्छा एग्जांपल भी किया है पीछे। अगर हम CH2F2 लिखें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सारे एंगल 109 होना चाहिए, बट जो ऑर्बिटल फ्लोरीन से अटैच है, अच्छे से देख लो, फिर से मैं फिर बता दूं एक बार, हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया। जो ऑर्बिटल फ्लोरीन से अटैच है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, वहां पे परसेंटेजेस होना चाहिए 25, बट जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है वहां परसेंटेजेस 25 से कम होगा। तो यहां भी परसेंटेजेस 25 से कम होगा, और जब यहां दो कम तो यहां भी परसेंटेजेस 25 से ज्यादा हो जाएगा, और यहां भी दोस्त परसेंटेजेस 25 से ज्यादा हो जाएगा। अब बॉन्ड एंगल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
कैरेक्टर के। बॉन्ड एंगल तो हमने पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के, क्योंकि एस न्यूक्लियस के करीब है, क्लोज है। तो जितना ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो एंगल बढ़ जाएगा। एस न्यूक्लियस के क्लोज है, तो किसी ऑर्बिटल में जितना एस का अमाउंट बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो एंगल बढ़ जाएगा। इसलिए बॉन्ड एंगल हमेशा एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर एस कैरेक्टर देखो, अगर 25s होता तो 25 में एंगल 109 होता, बट 25 से लेस हुआ तो इसका मतलब ये एंगल 109 से लेस हुआ, और 25 से मोर हुआ इसका मतलब ये एंगल दोस्त 109 से मोर हुआ। यही बेंट्स रूल है। तो VSEPR बेंट्स रूल को फॉलो करती है। हमने ये लिखा इस पेज में, हमने ये लिखा कि इफेक्टिवनेस रिपल्सिव फोर्सेस का वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच कैसे है। तो चूंकि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इसलिए LP रिपल्सन, देन आफ्टर LP BP, और सबसे लिस्ट जो रिपल्सिव फोर्स है सबसे लिस्ट इफेक्टिव दैट इज BP रिपल्सन। तो हमने इस पेज में ये एक्सप्लेन किया है, आप स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट पेज में एप्लीकेशंस की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए यहां तक में कुछ कोई डाउट है किन्हीं को तो पूछ लीजिए। यहां तक अगर किन्हीं को कुछ भी डाउट है तो पूछिए प्लीज। कुछ भी अगर यहां तक आपको डाउट है तो आप प्लीज पूछिए। कुछ भी डाउट यहां तक नहीं? यहां तक डाउट के लिए कुछ है भी नहीं उस तरह का कुछ। आइए अब इसमें हम लोग इसके एप्लीकेशंस में चलते हैं। फैक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। अब ये एप्लीकेशंस जो होगा वो पी ब्लॉक कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखते हैं। कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक और लिखो मेन ग्रुप एलिमेंट्स। पहला एप्लीकेशन लिया, अच्छे से देखो आप। H2SO4 सिंपल एग्जांपल पहले हमने लिया लर्निंग के लिए, बेसिक लर्निंग के लिए, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अच्छे एग्जांपल्स पर जाएंगे। तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे पहले। VSEPR का काम है OH डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड। VSEPR का काम है ज्योमेट्री को बताना, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को बताना और रिपल्सिव फोर्सेस के रिलेटिव एक्सटेंट को बताना कि कहां पर ज्यादा है कहां पर। आप ये देखो इसमें हाइब्रिडेशन sp3 है, आपकी एंगल एक्सपेक्टेड है 109 डिग्री। अब पॉइंट ये है ये चारों एक तरह के बॉन्ड्स नहीं है, इसमें 2 एक तरह के बॉन्ड्स और 2 एक तरह के बॉन्ड्स हैं।
और ये sp3 है, ये प्लेनर भी नहीं है, ये 3 डायमेंशनल, ये दोस्त 3 डायमेंशनल है, ये इस ज्योमेट्री पर है। हम इस बात को समझ सकते हैं, ये 3 डायमेंशनल है, ये इस ज्योमेट्री पर है। तो पहली बात, इसको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं कह सकते ये ऊपर है ये नीचे है, ये सब वैसे ही है। ये देखो, आप ये देखो, आप ये देखो, आपको ये समझ में आना चाहिए, ये सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, कोई भी एक दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंट नहीं है। अगर मैं बोलूं कि इसे कितना बॉन्ड्स दिख रहा है तो 3, 1 2 एंड 3, 1 2 3, इसे कितना दिख रहा है 3, कैसे 1 2 एंड 3, इसे कितना दिख रहा है 3, कैसे 1 2 एंड 3। तो सारे इसमें इक्विवेलेंट है। आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, ये देखोगे ठीक से, ये नहीं बोलोगे कि यहां का अलग है और ये अलग है, सब सेम है। या आप इसको ऐसे लिखो, सब सेम है, ऑल आर इक्विवेलेंट। पहले तो आपको ये समझना, ऑल आर इक्विवेलेंट। टेट्राहेड्रल हमने बनाया है, इसकी 3 हाइब्रिडेशन। अब लेकिन पॉइंट ये है दोस्त मेरे, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन है। अब आपको VSEPR लगानी है, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन है। और आप यहां पे देखो, यहां सिंगल बॉन्ड रिपल्सन है, सिंगल बॉन्ड रिपल्सन है। तो VSEPR ने बोला है कि मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन इज मोर इफेक्टिव देन सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, इसलिए ये स्पेस ज्यादा क्रिएट करेगा। तो θ1 θ2 θ3 θ4 जो बॉन्ड एंगल होगा, अच्छे से देखोगे बॉन्ड एंगल का हिसाब किताब, θ1 सबसे बड़ा, और हां θ1 अब ग्रेटर देन 109 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 तरह के एंगल है, θ1 θ2 और ये दोनों, जिसमें ये मल्टीपल बॉन्ड जो सबसे बड़ा होगा वो स्टैंडर्ड से बड़ा हो गया, और जो सबसे छोटा होगा वो स्टैंडर्ड से छोटा होगा। बीच वाले के बारे में आप हमेशा बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली एंगल 109 से बड़ी, देन आफ्टर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड θ3 इक्वल्स टू θ4। आप ये नहीं बोलोगे कि ये दो एंगल इसलिए बराबर हैं क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। हाँ, ये मत बोल देना कि ऑपोजिट एंगल्स आर सेम इसलिए θ3 θ4 बराबर हो गए, ये कभी मत बोल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर नहीं है, 3 डायमेंशनल है। एनीवेज, कनेक्टिविटी देखो ना, डबल सिंगल। अब इसके बाद सबसे छोटा कौन सा होगा? θ2, और हमने ये भी कंफर्म किया कि θ2 जो होगा वो 109 डिग्री से लेस होगा। ये VSEPR है, ये VSEPR है। तो VSEPR ने ये एक्सप्लेन किया, इस चीज को बताया कि बॉन्ड एंगल रिलेटिवली मॉलिक्यूल में क्या होगा। अगर आप इसको बेंट्स रूल लगा के चेक करो, आप इसी को चलो तो अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल चलो तो अच्छे से देखो। बेंट्स रूल कहता है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर है और मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा एस कैरेक्टर लेते हैं। इसका मतलब इस बॉन्ड में परसेंटेज एस 25 से ज्यादा होगा और इस बॉन्ड में भी परसेंटेज एस 25 से ज्यादा होगा, तो इन दोनों में परसेंटेज एस 25 से कम होगा। अब जहां परसेंटेज एस 25 से कम हुआ वह एंगल 109 से कम हुआ, और जहां ज्यादा हो गया वह एंगल 109 डिग्री से ज्यादा हुआ। मतलब क्या हुआ? आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि VSEPR बेंट्स रूल के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहा है। VSEPR भी वही कह रहा है जो बेंट्स रूल कह रहा है। VSEPR एक बड़ी थियरी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बेंट्स रूल में रिलेटिवली काफी कम चीजें हैं, ठीक है। तो VSEPR ने फिर भी फेवर किया है बेंट्स रूल को, कोई ऐसा नहीं कि उसको अपोज किया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा मॉलिक्यूल अपन ले SO4 डबल माइनस सल्फेट, S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। अब यहां पर बॉन्ड एंगल देखें, अगर आप अब ये लगाओ मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन,
आप ये लगाओ मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन, लगा लो तो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन थीटा ग्रेटर देन 109 डिग्री, थीटा सिंगल बॉन्ड रिपल्सन लेस देन 109 डिग्री। तो अब आप गलत हो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इतिहास सी बोलेगा, सी स्क्वायर बोलेगा, सी क्यूब बोलेगा। और सी का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं, जब बहुत प्यार आता है किसी को तो बोलते हैं सी हो क्या दे, तो सी तो समझते ही हैं, चैंपियन को बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप नहीं करेंगे। अभी भी दिमाग में होगा क्यों नहीं करेंगे भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सर क्यों बेवजह का सी बना दिए। प्रॉब्लम ये है कि ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है यहां पे, और ये चारों बॉन्ड सेम है रेजोनेंस से। प्रॉब्लम ये है, समझो चीजों को, और पूरे मॉलिक्यूल पे 2 है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ, इसलिए यहां के सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही होंगे एग्जैक्ट। तो यहां पे मत ले जाके लगा देना कि मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन, वो भी देखना होगा कि जिस एरिया में आप लगा रहे हो उस एरिया में क्या कहीं रेजोनेंस तो नहीं है, क्या बॉन्ड्स इक्विवेलेंट तो नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। ये तो बेसिक चीज है, अगर इस पे नजर नहीं जा रही तो पढ़ना बेकार है मेरा। तो चलो हमने एक बेसिक एग्जांपल पे लिया H2SO4, अब और थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल्स लेते हैं और लेकर के फिर धीरे धीरे अपन पी ब्लॉक से ऐसे एग्जांपल्स लेते हुए हाइब्रिडेशन की तरफ जाते हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। बोलिए कोई डाउट? किन्हीं को यहां तक कोई डाउट है? कुछ भी किन्हीं को डाउट है कोई तो पूछ लो। अरे भाई बता दिया कर यार, डाउट है कि नहीं है, बोल तो दे कम से कम। सामने वाला आकर के बक 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 किए जा रहा है। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। किसी को है तो भाई यस सर भी लिख दीजिए। अरे यार हम बोले डाउट बताने के लिए, तो के कुमार सिंघानिया पूरा दिल विल सब भेज दिया है, और एक नहीं दो दो दिल बना के भेजा, और गोल इसको घेर भी दिया है। ये भाई कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो बे? हाँ? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। कोई ऐसा ईयर नहीं होगा जिसमें कि नीट में वीएससीपीआर से क्वेश्चन नहीं आएगा, या आपके जेई मेन में नहीं आएगा वीएससीपीआर से क्वेश्चन, या फिर आईआईटी एडवांस में, जेई एडवांस में ना। कोई ऐसा ईयर नहीं होगा, आना ही आना है। चलिए नो सर के लिए थैंक यू। एक्चुअली इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें मिला के पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिए अच्छे से। अभी थोड़ा बेसिक लेवल पे सिखा रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा एग्जांपल को हम लोग एप्लीकेशंस को थोड़ा थोड़ा एडवांस करते चले जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे एक लिया जा रहा है SO2, NO2 माइनस का ले लिया जाए, NO2 माइनस। अच्छे से देखा जाए। अब इसको, इसके एंगल को इसमें क्लियर फिल किया जाए। NO2 माइनस
वर्सेस NO2 भी ले लेते हैं, आप बना लो O माइनस, जहां आप माइनस लिखोगे वहां 3 पेयर दिखाओगे O माइनस में, यहां 2 पेयर, और 2 1 3 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप फिर देख रहे हो रेजोनेंस से दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों बॉन्ड्स बोथ NO इक्विवेलेंट बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। एनीवेज, अब हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो एंगल एक्सपेक्टेड है 120, बट इसमें रिपल्सन को देखो sp2, लेकिन इसमें रिपल्सन को देखो, एंगल एक्सपेक्टेड आपने एक्सपेक्ट किया 120, बट अब इसमें रिपल्सन देखो, एक LPBP रिपल्सन है, जिस रिपल्सन के तहत की ये लोन पेयर इसको नीचे की तरफ दबाएगा, क्योंकि ये ज्यादा फैलेगा स्पेस में, तो ये, और दूसरा BP रिपल्सन, BP में है मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन, BP में है डबल और सिंगल, एक BP है डबल बॉन्ड और एक BP है सिंगल बॉन्ड। अच्छे से देखोगे आप, BP रिपल्सन में एक है डबल और एक है सिंगल, ठीक है, रेजोनेंस इक्विवेलेंट है, वो भी समझ रहे हैं, बट वो वाला रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये भी रिपेल करेगा, वो भी रिपेल करेगा, और अल्टीमेटली जाके NO2 माइनस की जो बॉन्ड एंगल है 115 डिग्री। टू रिमेंबर, याद रखना है आपको, आज के बाद ये दोबारा डिस्कस नहीं किया जाएगा कभी, आपको याद रखना चाहिए कि NO2 माइनस की बॉन्ड एंगल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेटाबेस होइए और डेटा से स्ट्रांग होइए, तो NO2 माइनस की बॉन्ड एंगल है 115 डिग्री, ठीक है, पीछे भी हमने कई बार इसको जिक्र में लाया है। अब वहीं पर आप इसको जरा फील करो, 120 से कितना लेस है, ये 120 से बहुत लेस नहीं है, बहुत कम नहीं है, 120 से बहुत कम नहीं है, 5 डिग्री लेस। इतना जो रेसिस्टेंस है ये क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड ने भी एक दूसरे को रिपेल किया है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ने भी, इसीलिए आपने जो रिपल्सन दिखाया है उससे मेरा ये कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब एक्सपेंडेड है। आपने जितना कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की उससे मेरा एक्सपेंडेड है। क्यों? क्योंकि हमारे आपस के रिपल्सन भी थोड़े अच्छे हैं। कैसे? एक डबल और एक सिंगल बॉन्ड के बीच रिपल्सन। और अच्छे से अगले एग्जांपल पे आते हैं NO2 पे, और क्लियर होगा वाई। अब आप आ जाओ NO2 पे, N डबल बॉन्ड हो, आप कोऑर्डिनेट करोगे बट कोऑर्डिनेट साइन दिखा नहीं सकते हो, क्योंकि वैलेंस यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, तो आप कोऑर्डिनेट साइन दिखा नहीं सकते हो। और यहां पर 2 2 4 ये कोऑर्डिनेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5। अब यहां के रिपल्सन में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये रिपल्सन कमजोर, वीक, पुअर, और ये रिपल्सन स्ट्रॉन्ग है। समझो क्या बोला मैंने? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, इसका वेरी पुअर रिपल्सिव स्ट्रेंथ है, इसकी काफी पुअर है इसकी रिपल्सिव स्ट्रेंथ, इसीलिए ये बॉन्ड पेयर इस पर डोमिनेट कर जाएगा और एंगल को स्टैंडर्ड से बढ़ा ले जाएगा। कहने का मतलब कौन रिपल्सन डोमिनेट करेगा? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू VSEPR कौन रिपल्सन देखना है आपको, तो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन, ये जो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन है ये बड़ा हो जाएगा, और किसके रिस्पेक्ट में? अनपेयर्ड ऑर्बिटल, अनपेयर्ड ऑर्बिटल रिपल्सन। एज अ रिजल्ट क्या होगा आपका? एज अ रिजल्ट क्या होगा दोस्त? एंगल 120 से लेस होने के बजाय एंगल 120 से बड़ा हो जाएगा, और आपने याद रखना है इसकी एंगल 132 डिग्री होती है। NO2 बॉन्ड एंगल 132 आपको याद रखना है। टू रिमेंबर, जैसे आपको ये याद रखना है वो भी आपको याद रखना है। NO2 में 132 और NO2 माइनस में 150।
तो आप बस रिपल्सिव फोर्सेस पर अनुमान लगाओ, सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। चाहो तो जो VSEPR एक लाइन में बोल दी गई बातें वहीं खत्म है, बट उसका एप्लीकेशंस करोगे तभी आप कंपटीशन के क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाओगे। तो इसलिए एप्लीकेशंस का दौर चल रहा है, खूब सारे एप्लीकेशंस कीजिए। आइए मैं आपको ले चलता हूं। मैं ये देखना चाह रहा हूं ना, क्या हम लोग देखना चाह रहे हैं, चीजों को समझिए। जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है तो अपन सीधा बोलते हैं कि लोन पेयर दबा रहा है बॉन्ड पेयर को और बॉन्ड पेयर को एंगल घटाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम लोग ये देखना चाहते हैं बॉन्ड पेयर भी किस तरीके का जोर लगाता है, समझिए चीजों को। इसीलिए पहले हमने सिंपल एग्जांपल लिया, फिर आते आते NO2 पर NO2 माइनस पर आया, यहां पर एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल किया, हमने देखा अभी भी वही दबा रहा है बट बहुत नहीं दबा पा रहा है। इसको सिंगल कर दिया, देखा अरे बीपीपी पर रिपल्सन भारी हो गया। अब ऐसा सिचुएशन लाते हैं यहां डबल और यहां डबल, समझो, यहां डबल, मतलब तू लोन पेयर है तू रिपेल करेगा, हम बॉन्ड पेयर हैं हम उतना रिपेल नहीं कर पा रहे हैं, बट एकता में ही बल है। आपने सुनी है तो यूनिटी इज बेस्ट पॉलिसी, तो हम डबल बॉन्ड अपन लाना चाह रहे हैं, इधर भी डबल इधर भी डबल के बीच तो रिपल्सन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तब देखते हैं कि तू कितना दबा रहा है और हम कितना रेसिस्ट कर पा रहे हैं, और इसको वैल्यू से समझेंगे, फिर इसको वैल्यू से समझेंगे। तो आइए इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लाया जाए। हाँ, SO2 बहुत सारे लोगों के दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा, SO2 इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, क्योंकि मैंने बोला 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, SO2 बेस्ट एग्जांपल होगा। आ जाओ भाई, लड़ाई कर रहे हैं SO2 की, आ जाइए। SO2 इज एन हाइड्राइड ऑफ, हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉपर्टीज वगैरह को मेन ग्रुप एलिमेंट से चर्चा करते रहते हैं, इससे वो आपको याद भी रहेगा। SO2 इज एन हाइड्राइड ऑफ H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि सल्फर प्लस 4 है यहां भी और सल्फर प्लस 4 है यहां भी। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, दोनों एजेंट है ये, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। SO2 colorless, poisonous, water soluble, colorless, poisonous gas, water soluble, काफी soluble होता है वाटर में, and heavier than air, और एयर से भारी, डेंसिटी एयर से ज्यादा। तो चलो ये सब बेसिक प्रॉपर्टी ये याद रखा जाता है, ये सब प्रॉपर्टी। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स डायरेक्ट वाटर मिल्की, एनी बेच। आइए S डबल बॉन्ड O लोन पेयर, कौन रिपल्सन भाई, LPBP। कौन रिपल्सन भाई सर, डबल बॉन्ड रिपल्सन, मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन। कौन बड़ा सर, लग तो रहा है अभी भी कि ऊपर वाला ही बड़ा, LPBP रिपल्सन ही बड़ा सर, लग तो रहा है। आप इसमें सही भी हो, ऐसा नहीं है कि सही नहीं हो, ये भी रिपल्सन बड़ा है, बट लोन पेयर का रिपल्सन तो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब अल्टीमेटली एंगल 120 से कम। तो सर इतना मारामारी क्यों कर रहे थे आप, इतना ट्विस्ट क्यों दिखा रहे थे, ऐसे क्यों प्रेजेंट कर रहे थे कि लग रहा था कि चीजें बड़ी होने वाली है, ऐसे सर क्यों बता रहे थे। एक लाइन में सर आप बोल देते, एक लाइन में सर चीजें बोली जा सकती थी कि कुछ भी हो डबल बॉन्ड का रिपल्सन भारी होगा, लेकिन नहीं, हमने ये नहीं बोला है कि कुछ भी हो, सॉरी, लोन पेयर का रिपल्सन भारी होगा। हमने कभी नहीं बोला है कि कुछ भी हो लोन पेयर के रिपल्सन भारी हो। कई बार बॉन्ड पेयर के भी रिपल्सन भारी हो सकते हैं, आप अनुमान लगाइए कैसे, इसकी वैल्यू जानिए, आपको कुछ समझ में आने लगेगा। 119 डिग्री, जरा सोचिए बच गया, जिसको बोलते हैं बाल बचना, बच गया। 119, अगर थोड़ा और रिपेल किया होता तो लोन पेयर के रिपल्सन पर भारी होता, क्योंकि 120 तो स्टैंडर्ड एंगल है sp2 के केस में,
मतलब दो तरफ अगर डबल बॉन्ड हो, ये रिपल्सन कोई मामूली रिपल्सन नहीं है, ये लोन पेयर के जैसा रिपल्सन है। अगर दो तरफ डबल बॉन्ड हो, तो अगर गलती से कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, हालांकि सिचुएशन क्रिएट करना इतना इजी नहीं है, बट गलती से ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो समझ सकते हो वो क्लियर भारी होगा, बट ये सिचुएशन क्रिएट करना इतना इजी नहीं है जैसे आप सोच लोगे। और एक चीज गौर करो, हमने आपको पढ़ाया है जब सेंट्रल एटम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा हो तो अचानक बॉन्ड एंगल बढ़ती है। अगर सेंट्रल एटम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा हो तो बीपीपी रिपल्सन ज्यादा होता है। हमने बोला साइज छोटा होने से बीपीपी रिपल्सन ज्यादा होता है, तभी हमने समझाया आपको कि अमोनिया की बॉन्डिंग एंगल बहुत ज्यादा है pH3 से। सल्फर थर्ड पीरियड की, काश ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता, काश अगर ऑक्सीजन सल्फर की तरह 4 बॉन्ड बना सकता तो उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल 120 से ज्यादा होती। अगर ऐसा होता तो ऐसे कभी कोई सिचुएशन अगर हाइपोथेटिकल क्रिएट कर दिया जाए तो आपको यह अनुमान लगाना पड़ेगा कि फिर वो एंगल 120 से ज्यादा होगा, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का हो जाता और वो रिपल्सन वहां क्रिएट होता। तो चलिए कुछ कुछ करवाएंगे, एप्लीकेशन आएगा तो कुछ कुछ करवाएंगे ऐसा जहां आप चौंकेंगे कि यहां पर क्या हो जा रहा है। तो हमने यह फील करवाया कि डबल बॉन्ड का रिपल्सन कोई मामूली रिपल्सन नहीं है, यह रिपल्सन भी काफी बड़ा और इफेक्टिव रिपल्सन है। तो इस पेज में हमने 2 एप्लीकेशंस लिए, नेक्स्ट पेज में अपन अब हाइब्रिडाइजेशन वाले एप्लीकेशंस लेते हैं। डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्ट करके एप्लीकेशंस लिए जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कुछ भी। NO2 वाला फिर से, NO2 वाला फिर से क्या है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसका रिपल्सिव स्ट्रेंथ काफी पुअर होगा, और ये कुछ भी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इनके रिपल्सिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसलिए ये स्टैंडर्ड एंगल से बढ़ गया। सिंगल और अनपेयर्ड ऑर्बिटल का सबसे पुअर होगा, सबसे कमजोर होगा अनपेयर्ड ऑर्बिटल का रिपल्सिव स्ट्रेंथ। और किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। SO2 में LP-BP में बीच वाले एंगल क्या होगा? SO2 में LP-LP में बीच वाला, SO2 में LP-LP वाला बीच वाला, अब बीच वाला कौन सा हुआ? बीच वाला क्या ये एंगल कह रहे हो जी? क्या मनीष कुमार ये एंगल बोल रहे हो? मनीष ये वाला एंगल बोल रहे हो क्या, बीच वाला? बोलना भाई, जल्दी जल्दी टाइप करो यस और नो।
यस। अब एक गधे, उल्लू, बेवकूफ, बदमाश, नॉनसेंस, इडियट, डफर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बॉन्ड एंगल हम लोग बोलते हैं बॉन्ड्स के बीच। और एंगल जो इतने दिन में एंगल डिफाइन नहीं हुआ, इतना इनऑर्गेनिक निकल गया, अभी तक एंगल नहीं समझते हो। एंगल जो होता है वो न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन एक्सिस के बीच का एंगल, ये होता है एंगल। ये जो एक्सिस है ये एंगल हम लोग इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। जहां न्यूक्लियस को मिलाते हो, यहां पे कहां न्यूक्लियस आया हवा में बे, यहां न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस, इधर कहां न्यूक्लियस है। ये थोड़ी ना बॉन्ड एंगल होगा इस तरह से। यहां ये कोई बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड वर्ड से रिलेटेड है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल कहां से डिफाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। जैसे साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल क्यों बोलते हो 60 डिग्री, हमने पढ़ाया है आपको। क्यों बोलते हो 60 डिग्री, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, यहां पे ये न्यूक्लियस की एक्सिस है, ये न्यूक्लियस की एक्सिस है, और ये एंगल होता है डिफाइन। बॉन्ड एंगल इसको बोलते हैं। जबकि हकीकत हमने पढ़ाया था आपको कि इलेक्ट्रॉन इस एक्सिस पर है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और हम लोग बॉन्ड एंगल इस एक्सिस से निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन जहां पर है वो मेन एक्सिस से 22 डिग्री पर डेविएटेड है। लेकिन बॉन्ड एंगल जब भी डिफाइन होता है, देखो इलेक्ट्रॉन डेविएटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन फिर यहां से 22 डिग्री डेविएटेड है, तो इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है। तो अगर गौर से बोला जाए कि साइक्लोप्रोपेन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच का एंगल क्या है, तो ये है कितना, 60 प्लस 44, 104 डिग्री। ये हिसाब किताब है। तो समझो चीजों को। बॉन्ड एंगल बोलने के लिए सामने दो न्यूक्लियस होने चाहिए, न्यूक्लियस की लाइन को मिला करके अपन बॉन्ड एंगल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के एक्सिस के बीच का एंगल इज डिफरेंट थिंग, और बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट थिंग। जब ये स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह नहीं है, बॉन्ड मुड़ा हुआ नहीं है, बेंट नहीं है, तब तो दोनों सेम हो जाएगा। बट थोड़ा भी बॉन्ड में स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, बेंट है, तब सेम चीजें नहीं होंगी। अंकित ने पूछा कुछ, सर किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल का क्या होता है, तो इसका मतलब यही ना होता है कि बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल। हाँ, बॉन्ड एंगल का ये मतलब होता है। जैसे मान लो, चलो 1 मिनट के लिए मनीष की बात को कंसीडर किया जाए, पीछे हालांकि पढ़ाया हुआ है, जो बोलने जा रहा हूं फिर भी एक बार बता रहा हूं। H2O, अब ये दो लोन पेयर और ये दो बॉन्ड पेयर, तो आप ये एंगल 104.5 बोलते हो, बहुत बार बोल चुके हैं, याद हो गया होगा। और ये लोन पेयर की एक्सिस है, तो लोन पेयर की एक्सिस ये अगर मान लिया जाए तो इसकी एंगल 115 डिग्री 32 मिनट होती है। हमने पढ़ाया था हाइब्रेशन इंडेक्स के टॉपिक में, हाइब्रेशन इंडेक्स में डिटेल में हमने पढ़ाया। बट इसको बॉन्ड एंगल आप नहीं बोल सकते हो, ये लोन पेयर के बीच के एक्सिस के एंगल, इसका तो यूज भी नहीं है कोई आप लोगों के सिलेबस में। जीआरएफ वाले लोग, एमएससी वाले लोग, पीएचडी वाले लोग, वो लोग इसको यूज करते भी है, आपके तो किसी काम का भी नहीं। आप बॉन्ड एंगल पर सिर्फ जाओगे, और बॉन्ड एंगल कौन एंगल हुआ, बॉन्ड्स के बीच का एंगल। बॉन्ड्स किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन होती है उसको, ना कि जहां इलेक्ट्रॉन होता है उसको। इलेक्ट्रॉन कई बार न्यूक्लियस वाली लाइन पर नहीं होता। अब जैसे H2 लोगे तो H2 में तो इलेक्ट्रॉन इसी बीच में होगा ना, अब दो मॉलिक्यूल वाला लोगे तो इसी बीच में होगा। लेकिन जब भी रिंग और साइकिल लेने लगोगे तब ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो बॉन्ड एंगल का मतलब हुआ बॉन्ड के एक्सिस का बीच का एंगल, न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन के बीच के एंगल। उम्मीद है मनीष हमने क्लियर किया होगा। यस और नो बोल लो। यस सर। नेक्स्ट एप्लीकेशन
फर्स्ट एप्लीकेशन वाज SO4, सेकंड वाज SO4 डबल माइनस, थर्ड वाज NO2 वर्सेस NO2 माइनस, फोर्थ ये फिफ्थ आएगा। अच्छे से देखो sp हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR। अब अपन इसको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी लाइनस पॉलिंग के द्वारा दी हुई है, जबकि VSEPR की थ्योरी गिलेस्पी एंड नैलोन के द्वारा दी हुई है। तो sp हाइब्रिडेशन में बहुत सिंपल है। sp आप तब बोलोगे जब दो तरफ आपको सिग्मा बॉन्ड पेयर की संख्या 2 हो जाए, तब आप sp हाइब्रिडेशन बोलते हो। ये दो सिग्मा बॉन्ड पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड वाला जो है, अब कहीं इस पर डबल हो ट्रिपल हो, लेकिन सिग्मा 2 होनी चाहिए दोनों तरफ, तो आपका ये और लोन पेयर इस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, तब ये आपका sp हाइब्रिडेशन डिफाइन होगा। जाहिर सी बात है sp कब डिफाइन होगा, जब दो तरफ सिग्मा हो। अब यहाँ डबल ट्रिपल हो, उससे हाइब्रिडेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लोन पेयर रखना हो। अगर लोन पेयर आ गया तो फिर sp2 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो अब यहां पर आप क्या डिफाइन करते हो, स्ट्रक्चर या शेप या क्या ज्योमेट्री, क्या आकार आप डिफाइन करते हो, तो ये आप डिफाइन करते हो लीनियर। ये आप डिफाइन करते हो लीनियर। स्ट्रक्चर, शेप या ज्योमेट्री क्या डिफाइन करते हो आप, लीनियर। सिंपल। आ जाओ आप एग्जांपल पे भी ले लो। दो वैलेंस BF2 बेरिलियम, दो सिंगल बॉन्ड BF2, चार वैलेंस दोनों तरफ डबल बॉन्ड CO2 HCl। ये सारे एग्जांपल्स आपके हैं। अब आप BF2 बनाओ, तब भी बॉन्ड एंगल 180। आप CO2 बनाओ, देखते जाओ sp हाइब्रिडेशन, तब भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। आप HCl बनाओ, अच्छे से देखो HCl। अब बोलोगे सर ये मल्टीपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को ज्यादा रिपेल करेगा, तो ज्यादा रिपेल करके कहां जाएगा, इसके अपोजिट ही ना जाएगा। अगर बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप बोलोगे सर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा रिपल्सन करता है, तो आखिर ये सिंगल बॉन्ड कहां जाएगा। फिर मिनिमम रिपल्सन कब होगा, जब एग्जैक्ट सामने होगा। ऊपर जाएगा तो फिर रिपेल करके नीचे ले आएगा, नीचे आएगा जाने फिर रिपेल करके ऊपर ले आएगा, तो एग्जैक्ट सामने होगा। मतलब ये वाला देखो एग्जांपल, अभी भी एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा। तो sp हाइब्रिडेशन तो बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट आ जाओ sp2 हाइब्रिडेशन एंड VSEPR। sp2 हाइब्रिडेशन एंड VSEPR अच्छे से, खूब अच्छे से सीखिए, टाइम लीजिए बट अच्छे से सीखिए। अब इसमें अपन दो केस बना सकते हैं। पहला केस, सिग्मा बॉन्ड पेयर 3 ले लो और लोन पेयर आप लो ही नहीं। सिग्मा बॉन्ड पेयर 3 ले लो, ये देख लो, और लोन पेयर आप लो ही नहीं। 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आप लो ही नहीं। तो आपका स्ट्रक्चर या आपका शेप क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर या ज्योमेट्री भी आप बोल लो। किस तरह की ज्योमेट्री आएगी, मिनिमम रिपल्सन पर आधारित ट्रायंगुलर, या आप बोलोगे ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। चलो एग्जांपल पे आते हैं, अभी भी इजी चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं अच्छे लेवल पर। चलो आ जाओ एग्जांपल लेते हैं। 3 सिंगल बॉन्ड BF3, 3 वैलेंस। अगर अपन 4 वैलेंस ले और sp2 ही मेंटेन करनी है, तो एक जगह डबल लेना पड़ेगा, C 4 वैलेंस, एक जगह डबल और 2 सिंगल। अगर अपन 5 वैलेंस लेते हैं तो 2 जगह डबल लेनी पड़ेगी, तो पहले 5 वैलेंस लो फास्फोरस, 2 जगह डबल लो O2 और एक जगह सिंगल लो OH। आप इसको क्या लिख सकते हो, HPO3। अगर 6 वैलेंस लोगे तो sp2 रखने के लिए तीनों जगह डबल SO3। अब सारे एग्जांपल को ड्रॉ करो, आराम से आ जाओ। BFF, आराम से, तीनों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है इसलिए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तीनों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है इसलिए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। फिर नेक्स्ट आ जाओ COH2, COHH। अब दोस्त यहां पर मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन है और यहां सिंगल बॉन्ड रिपल्सन है,
इसीलिए ये उतना रिपेल नहीं करेगा जितना ये दोनों करेगा। मतलब ये वाली एंगल 120 से बड़ी हो जाएगी और ये वाली एंगल 120 से छोटी होगी। आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज, यही VSEPR है। अब आप आ जाओ HPO3। HPO3 इज पॉपुलरली नोन एज ग्लासियल एसिड, हमने आपको पढ़ाया था। तो आ जाओ P डबल बॉन्ड O OH। अब फिर ये मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन है, यहां ये रिपल्सन ज्यादा स्ट्रांग होगा इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए ये वाली एंगल 120 से बड़ी हो जाएगी और ये वाली एंगल 120 से छोटी होगी, यही VSEPR है। फिर आप जब SO3 लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड की एनहाइड्राइड, अब तीनों डबल बॉन्ड है इसलिए रिपल्सन कैंसिल और 120 पर आप पहुंच गए। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे चीजों को, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से चीजों को सीखे होंगे। अब अपन इसके सेकंड केस में चलते हैं, केस 2। केस 2 में अब एक लोन पेयर लाते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड पेयर 2 एंड लोन पेयर इज 1। अब ये किस तरह का आएगा, ये ले लो सिचुएशन ऐसा सिचुएशन। अब ये 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है। अब पॉइंट है कौन सा रिपल्सन भारी, आप बोलोगे सर LPBP रिपल्सन है यहां सबसे भारी वाला, सबसे बड़ा वाला। इसलिए सर इस रिपल्सन की वजह से जो एंगल एक्सपेक्टेड है वो 120 से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी छोटी होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड लिखा हमने, क्यों पता नहीं, नीचे आप क्या लगा देते हो, इथाइल लगा दो, बड़ा ग्रुप लगा दो तो कुछ और हो जाए, फिनाइल ग्रुप लगा दो तो पता चले कि और उल्टा हो गया। इसीलिए हमने नॉर्मल सिचुएशन में लिखा है कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस काउंट ना किया जाए, यहां के टर्मिनल एलिमेंट्स नॉर्मल हैं, तो उस केस में लोन पेयर वाले रिपल्सन बड़े होंगे और एंगल 120 से लेस होंगे। केसेस नॉर्मल। अब एबनॉर्मल के लिए आपको वैसे ग्रुप को लाना पड़ेगा। अब आ जाओ, अब यहां पर स्ट्रक्चर पे आ जाओ, पहले स्ट्रक्चर और शेप ध्यान से। ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर ही है, ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्योमेट्री इज स्टिल ट्रायंगुलर प्लेनर, ज्योमेट्री इज स्टिल ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में ही अभी भी काम हो रही है, बट जो अब शेप बनेगा वो शेप बनता है न्यूक्लियस की लाइन को मिलाने से। न्यूक्लियस की लाइन ये है, क्या बनेगा, क्या बनेगा शेप, वी शेप, वी शेप या बेंट शेप। आप जरा समझोगे अच्छे से, या बोलोगे एंगुलर शेप, एंगुलर शेप। बहुत सारे लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब लोन पेयर आ जाए, बहुत सारे लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, लोन पेयर जब तक ना हो तब तक स्ट्रक्चर बोलो, लोन पेयर आ जाए तो शेप बोलो। ये सब मेरे को नहीं आता, मैंने इसलिए बोला कि आप उनकी किताब पढ़ो, किनकी, गिलेस्पी एंड नायलूम की, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिनकी दी हुई है VSEPR, खुद उनकी बुक पढ़ो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप पढ़ने जाओगे नहीं पता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो आ जाओ, ज्योमेट्री अभी भी आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगी, बट जो अब आपका शेप होगा वो शेप वी शेप, बेंट शेप या एंगुलर शेप कहलाएगा, क्योंकि शेप जो आकार तैयार होता है वो एक कॉमन सीन चीजों से, जो कॉमन लाइफ में, जनरल लाइफ में, रोज डेली लाइफ में अपन देखते हैं, उस तरीके का कुछ आकार बताना है। और न्यूक्लियस की लाइन को मिलाने पर, तो न्यूक्लियस की लाइन को अपन जब बॉन्ड में मिलाएंगे तो ये आपको एक वी आकार दिखेगा, बेंट दिखेगा, मुड़ा हुआ, या एंगुलर दिखेगा। अब इसके एग्जांपल की बारी है, चलो यहां पर एग्जांपल भी लिखा जाए। आ जाओ, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो एग्जांपल लेने के लिए, एग्जांपल्स देने का तरीका सीखो। 2 1 3 1 4, 4 वैलेंस कार्बन, 2 सिंगल बॉन्ड वाला एलिमेंट लगाओ हाइड्रोजन, 5 वैलेंस नाइट्रोजन, एक डबल लेना होगा तभी तो sp2 मेंटेन रहेगा NO, और एक सिंगल लेना होगा OH, मतलब HNO2 नाइट्रस एसिड। 6 वैलेंस दोनों डबल, 6 वैलेंस दोनों डबल, तो S और दोनों डबल O2। समझो चीजों को, दोनों डबल 2 2 4 2 6 SO2। 7 वैलेंस में ये एग्जांपल नहीं कर पाओगे, सोचो कैसे। 7 अगर लोगे तो एक ट्रिपल लेना पड़ेगा, एक डबल लेना पड़ेगा, 3 2 5 2 7। अब
ट्रिपल ना तो फ्लोरीन बनाता है ना क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बनाता है, हमने आपको पढ़ाया है। बड़े साइज के एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, तो क्लोरीन की तो औकात ही नहीं है डबल बनाने की, वो ट्रिपल कहां से बना लेगा। एग्जाम्पल लेने का तरीका समझो आप। तो आप इसीलिए यहां पर क्लोरीन एग्जाम्पल नहीं ले सकते हो, 7 वैलेंस में काम ही नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल देना सीखो, ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो अब अपन इन तीनों को बनाने वाले हैं, यहीं पे बनाते हैं। CH2 बॉन्ड एंगल 120 से लेस, N डबल बॉन्ड O OH लोन पेयर HNO2, डबल बॉन्ड O OH और एक लोन पेयर। जाहिर सी बात है LPBP रिपल्सन की वजह से एंगल 120 से लेस। SO2 हमने अभी अभी आपको पढ़ाया भी है कि रिपल्सन इधर से भी अच्छा होगा बट स्टिल एंगल 120 से कम ही होगा। तो हर हाल में सारे एग्जांपल में एंगल 120 से कम। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, अगले पेज में मैं बाकी के हाइब्रिडेशंस में बढ़ रहा हूं। किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को यहां तक कुछ भी डाउट है तो बताइए। कुछ डाउट है, समझ पा रहे हैं, अच्छे से क्लियर हो रही है, VSEPR सही से क्लियर हो रहा है, VSEPR अच्छे से क्लियर हो रहा है आपका, यस और नो टाइप कीजिए, बताइए। प्रीति आनंद, नो सर। क्या प्रॉब्लम हो रही है प्रीति, बेटा बताइए ना, प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रीति सिर्फ आपने लिखा है नो, बाकी सारे लोग यस सर लिखे हैं। तो प्रीति थोड़ा बताइए ना प्लीज बेटा, क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर उस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। फिर लिख दीजिए जवाब पलट करके यस सर, ऐसे थोड़ी ना होता है, हैं? चलो समझ में आ रहा है इसका मतलब। अब हम लोग चलने वाले हैं sp3 हाइब्रिडेशन पर। sp3 हाइब्रिडेशन एंड VSEPR अगले क्लास से करते हैं, आज छोड़ दे रहे हैं इस चीज को यहीं पर। थैंक यू उमेश। तो अगले क्लास से इसको करते हैं, नेक्स्ट क्लास में VSEPR का मतलब समझिए। आज आप VSEPR के इंट्रो में थे, एक तरह से VSEPR के एकदम बेसिक चीजें समझ रहे थे, VSEPR क्या है बेसिकली उसको समझा रहे थे आपको। अगले पीरियड में, अगले क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में हम लोग VSEPR को डिटेल में पढ़ेंगे। VSEPR के क्वेश्चन जो जनरली आएंगे वो वहीं से आएंगे नेक्स्ट क्लास से। तो अगला क्लास आप अच्छे से कीजिए जिसमें sp3 और sp3d दो तरह के हाइब्रिडेशन होंगे डिस्कस। चलिए अगले क्लास मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद।